अगली कहानी शुरू करते हैं। कोई अच्छा सा लड़का। विक्रम सेठ इसके लेखक हैं। पहले इसका सारांश करते हैं और उसके बाद उसके प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये एक कहानी है संपन्न परिवार की। रूपा मेहरा अपनी बेटी लता के लिए कोई अच्छा सा लड़का तलाश करना चाहती हैं क्योंकि वो जवान हो चुकी हैं। लता अपने स्कूल में परीक्षा देने के लिए बैठी हुई है, लेकिन उसका ध्यान बार बार इधर उधर भटक जाता है। जो प्रश्न पत्र उसने 5 प्रश्न करने थे, 5 में से 2 कर चुकी है और 3 अभी प्रश्न बाकी हैं और प्रश्न पत्र को पूरा करने के लिए केवल आधा घंटा बचा हुआ है। वो बार बार अपनी कॉपी पे ध्यान देती है, प्रश्न पत्र पर ध्यान देती है, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या लिखे, क्योंकि उसका ध्यान कहीं दूसरी जगह गया हुआ है। कहाँ गया हुआ है ये कहानी के अंत तक आपको, मतलब बीच में आकर आपको पता चल जाता है। खैर, उसका प्रश्न कुछ होता है, प्रश्न पत्र कुछ पूरा होता है, कुछ आधा रह जाता है, लेकिन संतुष्ट नहीं है कि प्रश्न पत्र मेरा अच्छा गया है। और अच्छा नहीं गया है तो इसके लिए वो चिंतित भी है कि माँ को लंच पर जाएगी, जब दोपहर के भोजन पर साथ साथ बैठेंगे, माँ हज़ारों सवाल पूछेगी। कैसा पेपर गया, कैसे सवाल आए थे, ठीक से तो लिखा ही है तू, तो उनका क्या जवाब देगी। और वो सोचती है कि मेरे पिताजी जो कई स्वर्ण पदक पा चुके थे, अगर वो अब जिंदा होते तो उन्हें क्या जवाब देती, उन्हें कैसा लगता कि मैं इतना बुरा अपना एग्ज़ाम देकर आई हूँ। यही बात सोचते सोचते उसे माँ की याद आने माँ को का जो अपना घर याद आने लगता है कि कम बड़ा घर है 3 कमरों का, उसमें माँ का कमरा है, माँ के कमरे में कौन सा सामान कहाँ रखा है, कहाँ माँ का हैंडबैग रखा है, कहाँ माँ का सूटकेस रखा है, वार्षिक यात्रा जो रेलगाड़ी से करती हैं उसका सामान कहाँ कैसे रखा है। इन सब चीज़ों पर विचार करती रहती है और फिर कुछ थोड़ा गुनगुनाने लगती है। जो सुपरवाइज़र वहाँ पे हैं वो बार बार कहते हैं बातें नहीं करना, लेकिन धीरे धीरे ये बात सोचते सोचते कुछ गुनगुनाने लगती है। तो फिर वो इन्विजिलेटर कहते हैं गुनगुनाना नहीं, शांत रहिए। इसे पता चलता है अच्छा मैं गुनगुनाने लगी हूँ। और जो आसपास लड़कियाँ बैठी हैं वो भी उसको देखने लगती हैं, कुछ गुस्से से, कुछ आश्चर्य से कि ये ऐसी बेवकूफ़ाना हरकत कैसे कर सकती है। खैर, पेपर दे देते हैं। जब पेपर पूरा हो जाता है तो इन्विजिलेटर कहता है कि होल के यहाँ पर रख दीजिए। वो भी रख देती है अपनी कॉपी। फिर वहाँ पर जो सुराही रखी है पानी की, उस पर अपने हाथों को रख देते हैं, जिससे कि इस हाथों की तपिश थोड़ी कम हो जाती है। और फिर सीढ़ी से उतरने लगती है। सीढ़ी से उतरकर वो एक गुलमोहर का पेड़ है, लाल लाल फूल खिले हैं, उसके नीचे बेंच बिछी है, उस पर जाकर बैठ जाती है। जैसे वो उस पर बैठती है तो देखती है कि एक लड़का उसके पास आता है और यह वही लड़का था जिससे ये पहले इंपीरियल बुक डिपो पर मिल चुकी थी, एक बुक स्टॉल पर। और जो लड़का आता है वो पूछता है क्या पेपर कुछ बहुत बुरा गया है। वो कह देती है हाँ, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है तुमसे बात करने की, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। लड़का नहीं जाता है फिर भी, और इस कहता है कि कोई बात नहीं, पेपर बुरा गया है तो 5 साल बाद तुम इसे पूरी तरह से भूल जाओगी। क्यों भूल जाओगी वो भी बताने लगता है। हालांकि वो कोई भी प्रतिक्रिया ऐसी नहीं देती है कि उसको हौसला बने वहाँ बैठने का या बात करने का लड़के को। फिर भी वो बोलता जाता है। वो बताता है कि मेरे दोस्त का एक बार ऐसे पेपर बिगड़ गया था, वो आत्महत्या करने चला था, लेकिन शुक्र है कि उसने आत्महत्या नहीं की और बाद में पता चला कि वो फर्स्ट आया था। तो हो सकता है तुम्हारा भी पेपर अच्छा गया हो और बाद में पता चले अभी तुम दुखी हो रही हो। वो कहता है, वो मैथ का लड़का है, तो वो कहता है कि मैथ में अगर कुछ सवाल गलत चले भी गए हों, लेकिन अगर उत्तर सही लिखा हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। इस पर पहली बार लता बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैथ में या तो सवाल गलत होंगे या सही होंगे। लड़का खुश हो जाता है, चलो कुछ तो तुमने जवाब दिया, कुछ तो प्रतिक्रिया हुई, यानी कि बात करने के लिए आगे उन्हें रास्ता मिल जाता है। बातचीत करते रहते हैं और फिर वो कहता है क्या मैं तुम्हारे पास यहाँ बेंच पे बैठ सकता हूँ। तो वो कहते हैं जी नहीं। फिर उसे महसूस होता है कि मैंने गलत कर दिया, तो उसने कहा नहीं, मेरा मतलब था जी हाँ ज़रूर बैठ सकते हैं आप, लेकिन मुझे जाना है।
वो उठ जाती है। लड़का पूछता है, हाँ, लड़का उससे ये भी कहता है कि तुम्हारी गीली आंखों को पोंछने के लिए क्या मैं अपना सूखा रुमाल दे सकता हूँ। लता मना कर देते, नहीं थैंक यू, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो उठ जाती है और जब उठकर चलती है तो लड़का पूछता है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। लता कहती है कि देश आज़ाद हो चुका है, कोई जहाँ जाए जैसे चाहे जब चाहे जा सकता है, तुम चल सकते हो। लेकिन लड़का कहता है कि नहीं ठीक है, मैं वापस बैठ जाता हूँ, तुम चले जाओ। लता चल देती है और जाते जाते उसे महसूस होता है कि भले ही लड़का मेरे साथ नहीं चल रहा हो, लेकिन उसकी नज़रें अभी भी मुझे पीछे से मेरा पीछा कर रही हैं। वो चलती जाती है। चलने से पहले लड़का उसे ये भी कहता है कि होली का त्यौहार ख़त्म हो चुका है, जो तुम्हारी नाक के नीचे नीली शाही का धब्बा लगा है इसे पोंछ सकती हो, पोंछ लो। लेकिन लड़की लता उस समय कोई जवाब नहीं देती है, पर रास्ते में चलते चलते उसे याद आता है और उसे लगता है कि मुझे एक आईना मिल जाना चाहिए जिससे कि मैं अपने इस धब्बे को देख सकूं और इसे पोंछ सकूं। उसके बाद लता अपनी एक सहेली मालती के साथ बनी में घूमने के लिए चली जाती है, जहाँ अक्सर वे पढ़ने के लिए जाती हैं। और वह बनी एक ऐसी जगह है जिसमें जो केवल लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए सुरक्षित रखी गई है। वहाँ लड़कों का जो जाना आना है वो लगभग वर्जित है, तो वहाँ कोई लड़के यानी पुरुष वर्ग नहीं जाता है। मालती उससे पूछती है कि तुम्हारा प्यार, पहले उससे पूछती है कि तुम थोड़ा उदास चिंतित क्यों हो। लता कह देती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मालती कहती है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि तुम झूठ बोलने में माहिर नहीं हो। तुम झूठ जब बोलती हो तो साफ साफ पता चलता है कि तुम झूठ बोल रही हो। लता कहती है कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। मालती बताती है कि मेरे जासूस तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं और उन्होंने मुझे बताया है कि वो लड़का तुमसे आज फिर मिला था, जो बुक शॉप वाला लड़का है, और मुझे बताओ कि तुमने आज के और उस दिन के बीच में कितनी मुलाकातें की हैं, यानी कि तुम मुलाकातें करती रही हो। लता कहते हैं कि नहीं, मैंने उस दिन के बाद हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है, आज उस दिन के बाद दूसरी मुलाकात थी और मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसका नाम क्या है। मालती पूछती है, उसे तो तुम्हारा नाम पता होगा। तो वो कहती है कि हाँ, उसे शायद मेरा नाम पता होगा, क्योंकि बुक शॉप पर उस दिन जब हम बुक लेने के लिए गए थे तो उसे मैंने अपना नाम बता दिया। उसने मेरा नाम पूछा था और मैंने उसे अपना नाम बता दिया था। मालती उससे पूछती है, अच्छा ये बताओ कि जब आज बात शुरू हुई थी तो ओपनिंग कहाँ से हुई थी, ओपनिंग वर्ड क्या थे। अब लता याद करती है तो उसे याद ही नहीं आता कि ओपनिंग वर्ड क्या थे। बस उसे इतना याद रहता है कि जब वो आया था तो मैं बहुत घबराई हुई थी और उसके आने से घबराहट मेरी बढ़ गई थी। अब मालती उसे बताती है कि अब तो तुम स्वीकार कर सकती हो कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है, तुम दोनों प्यार करते हो। लता स्वीकार नहीं करती, उसे वो कहती है उबला हुआ आलू। लता कहती है उबला हुआ आलू से मतलब क्या है, कि उबले हुए आलू को नमक मिर्च लगाया जा सकता है। उसके बाद लता थोड़ा बुरा मानती है उबला हुआ आलू कहने का, तो मालती कहती है कि अच्छा ठीक है, उबला हुआ आलू नहीं, सेव, लाल लाल गोल मटोल सेव। लता चुप रह जाती है और फिर उसके बारे में वो सोचने लगती है और फिर उसको मन ही मन धन्यवाद करने लगती है कि आज जब मैं अपने पेपर से बहुत टेंशन में थी, पेपर ख़राब जाने से, तो उसने आकर मेरे प्रति सहानुभूति ही नहीं जताई, बल्कि मेरी उस चिंता को कम कर दिया था। और अब तक भी उसके मन में पेपर कम, कि पेपर में क्या हुआ, कम हुआ, माँ क्या पूछेगी, ये सब चीज़ जाकर सिर्फ और सिर्फ वो लड़का ही उसके मन में समाया हुआ था। बातचीत करते रहते हैं। उनकी एक सहेली थी हेमा, जो अपने नवीगंज के घर में रहती थी और वे 10-12 बच्चे, लड़के लड़कियां, तहेरे चचेरे ममेरे फुपेरे लड़के लड़कियां रहते थे। और उनकी देखभाल के लिए एक ताऊजी नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जो उन्हीं के घर के थे। और उन ताऊजी का काम ये था कि लड़की का नाम और काम कलंकित ना हो और लड़के इधर उधर किसी पचड़े में ना फंस जाएं। पर उस यूनिवर्सिटी के शहर में लड़के लड़कियों को इस चीज़ से बचाना बड़ा मुश्किल था। एक भारतेंदु भवन में संगीत समारोह होने वाला था, उसके टिकट मालती को और लता को भी मिल गए थे और हेमा को भी मिल गए थे। 2-2 टिकट इन्हें मिल गए थे, तो जो बाकी लड़के लड़की थे उनको भी टिकट दिए जा सकते थे। हेमा ने अपने ताऊजी की एक नीले रंग की बड़ी गाड़ी मांग ली थी,
जिसमें अपने सभी सहेलियों को, साथियों को एक 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 करके, जो बस नुमा बड़ी गाड़ी थी उसमें सबको इकट्ठा करके भारतेंदु भवन तक ले जाने की योजना थी। जब वे गए तो ताऊ जी ने उन्हें काफ़ी डांटा कि बालों में फूल लगा लगा कर जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, बदनाम हो जाओगी। पढ़ाई लिखाई में जब पेपर चल रहे हैं तुम्हारा सारा ध्यान होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा सजने संवरने में और यूँ संगीत और नाचने की महफिलों में जाने का जो ध्यान है वो ठीक नहीं है। खैर, ये वहाँ पर चली गई सारी सहेलियाँ। कुछ देर तक वे बाहर सजती संवरती रही, बालों को देखती रही, बालों में फूल लगाती रही, और फिर किसी एक के संकेत पर ये अंदर चली गई। अंदर जो पहला शो था वो एक प्रसिद्ध कलाकार का संगीत नहीं था बल्कि सितार वादन था। उस सितार वादन से ये बोर हो गए थे, लेकिन फिर भी वहाँ बैठे रहना इनकी मजबूरी थी। वो सत्र खत्म हुआ तो ये बाहर सीढ़ी पर आकर खड़े हो गए, क्योंकि बाहर अंदर बहुत गर्मी थी। जब वे सीढ़ी पर खड़ी हुई सारी लड़कियाँ, तो लता और मालती एक साथ थे, और मालती ने देखा कि जो लड़का है वो नीचे से सीढ़ियों से इनकी तरफ बढ़ा आ रहा है। मालती ने लता को कोहनी मारकर कहा, देखो आप अपना ये म्यूट करो, कैमरा म्यूट करो, ये सॉरी स्पीकर म्यूट कर लो। तो मालती ने उसे कोहनी मारकर लता से कहा, तीसरी मुलाकात मुबारक हो, मैं यहाँ से खिसकती हूँ। लता ने उसको रोकने की कोशिश की तो मालती नहीं रुकी, और मालती ने कहा, चूहिया नहीं शेरनी बनो, और वहाँ चुपचाप खड़ी रही। लड़का आया, लड़के ने पूछा, क्या मैं आ दूर से ही पूछा लड़के ने इशारे से कि क्या मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ। लता ने हाथ से इशारा किया कि मुझे कुछ सुन नहीं रहा है यहाँ भीड़ में। लड़के ने सोचा कि वो अपने पास आने का इशारा कर रही है। वो जल्दी से दौड़ कर आया और उसने पूछा कि मैं ये पूछ रहा था कि मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। लता ने कह दिया, हाँ तुम बात कर सकते हो। दोनों बातचीत करते रहे, और बातचीत काफ़ी करने के बाद हालांकि लता उससे बहुत रुखाई से बात कर रही थी और वो नहीं चाहती थी कि उससे रुखाई से बात करे। बातचीत करने के बाद उसने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। और उस कहानी सुनाने में वो ये कह रहा था कि पहले उसने कहा लड़के ने लता से कि तुम बहुत खामोश हो। लता कह देती कि हाँ मैं खामोश ही रहती हूँ। इस पर लड़का जवाब देता है हंसकर कि खामोश रहती हो, वहाँ जब संगीत सितार वादन चल रहा था वहाँ भी तुम इतनी बोल रही थी जैसे जंगली बैबलर्स का कोई झुंड हो, और कुछ तो तब भी बोल रही थी जब वो सितार वादन कसा जा रहा था। इस पर लता ने कहा, अच्छा मर्द लोग बहुत कम बोलते हैं क्या, बड़बड़ तो मर्द ही ज़्यादा करते हैं। इस पर वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ और तब तुम समझ जाओगी कि लड़कियाँ ज़्यादा बोलती हैं। अकबर बीरबल की वो कहानी सुनाने के लिए कहता है। फिर वो कहता है कि चलो अब इस कहानी की जो प्रतिक्रिया होगी, जो तुम्हारा विचार होगा, उसे अगली मुलाकात में बताना। लता कहती है कि अगली मुलाकात हमारी होगी, हो सकता है हो। अगली मुलाकात के लिए फिर लड़का कहता है कि नौरोजी साहिब के घर पे एक एड्रेस देता है वो कि नौरोजी साहिब के घर पे एक मीटिंग है, उस मीटिंग में कोई भी आ सकता है और यूनिवर्सिटी की छुट्टी होने वाली है, इसके संदर्भ में बैठक है, और अगर उस बैठक में कुछ नए चेहरे भी दिखेंगे तो नौरोजी साहिब खुश होंगे। नए चेहरे से मतलब, क्योंकि लता अब से पहले उस मीटिंग में नहीं गई थी, पहली बार जाने वाली थी। जैसे यूनिवर्सिटी की छुट्टी का संदर्भ आता है तो लता थोड़ी चिंतित होती है कि यूनिवर्सिटी की छुट्टियों के बाद शायद मैं इससे कभी नहीं मिल पाऊँगी। वो उससे पूछती है, पहले लड़का ही कहता है कि हम पहले लता पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। लड़का खुश हो जाता है कि चलो आज इसने मेरा नाम तो पूछा, मैंने तो सोचा था कि तुम नाम कभी पूछोगी ही नहीं। वो बता देता है, मेरा नाम कबीर है, लेकिन मेरे दोस्त मुझे गलाहाद के नाम से आजकल पुकारने लगे हैं। लता पूछती है, वो क्यों? लड़का कहता है कि मुझे कुछ हसीनों की जो हसीन औरतें होती हैं उनको दिक्कतों से बचाने का कुछ ज़्यादा ही शौक आजकल लग गया है, इसलिए।
लता कहती है मैं तो किसी दिक्कत में नहीं फंसी थी। लड़का कहता है कि मेरे दोस्तों को ऐसा ही लगता है क्योंकि वो मूर्ख हैं। लता भी कहती है कि मेरे भी दोस्त ऐसे ही हैं। वो ऐसा इसलिए कहती है कि मालती उसे बीच में ही छोड़कर चली गई थी, तो वो उसे बेवफा समझ रही है कि मैंने कहा था कि वो मुझे अकेले छोड़कर ना जाए, लेकिन फिर भी चला गया। जब लता भी अपने दोस्तों को मूर्ख बता देती है और लड़का भी, तो लड़का कहता है कि चलिए ठीक है, दोस्तों को छोड़ते हैं, हम आपस में ही बात करते हैं, और अभी नाम तुम्हें मेरा पता चल गया है, मुझे तुम्हारा चल गया, तो हम क्यों ना एक दूसरे का पूरा नाम पता करें, तुम अपना पूरा नाम बता दो। लड़की यानी लता मना कर देती है। वो सोचती है कि आज ये पूरा नाम पूछ रहा है, कल एड्रेस भी पूछेगा, और अगर माँ को पता चला इस बात का या मेरे घर ही आ गया तो समस्या बढ़ सकती है। तो वो नाम पूरा नहीं बताती और उससे कहती है कि अच्छा तुम्हारे भाई घर में कौन कौन है, तुम्हारे भाई बहन हैं? वो कहता है हाँ, एक छोटा भाई है। और बहन? तो वो कहता है कि हाँ, एक बहन थी लेकिन अब नहीं है। वो उसके साथ सहानुभूति संवेदना व्यक्त करती है। अच्छा, तुम बड़े दुखी हुए होंगे? कि हाँ, अब्बा यानी कि अब्बा बहुत दुखी हुए थे। और इस बात को करने के बाद उन दोनों की मुलाकात, वो आखिरी मुलाकात सिद्ध होती है और वो वहाँ से अपने पारिवारिक वृत्तांत को सुनाकर चला जाता है। यानी कि अंदर शुरू हो गया है। वो लड़का कहता है कि गाना शुरू हो गया है अंदर, तो चले हम अंदर चलें। दोनों चले जाते हैं अंदर और अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। यहाँ हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। अब इसका प्रश्न शुरू करते हैं। उसके बाद आपका जो कुछ भी प्रश्न हो, कुछ समस्या हो, डाउट हो, उसे पूछ लेना। कोई अच्छा सा लड़का के संदर्भ में पारंपरिक मानसिकता का चित्रण कीजिए। कोई अच्छा सा लड़का के संदर्भ में पारंपरिक मानसिकता का चित्रण कीजिए। तो इसमें पारंपरिक मानसिकता का चित्रण, चूँकि ये विक्रम सेठ का लिखा हुआ एक उपन्यास है बड़ा, उस उपन्यास का छोटा सा अंग ये कहानी है जो आपको आपके सिलेबस में लगाई हुई है। इसमें पारंपरिक मानसिकता ये है कि जो लता मेहरा की माँ रूपा मेहरा है, वो एक अच्छा सा लड़का तो तलाशना चाहती है, लेकिन अच्छे लड़के की परिभाषा में हिंदू होना उसकी एक शर्त है। जबकि लता को जो लड़का पसंद आया है वो मुसलमान है, कबीर। दूसरे हम पारंपरिक मानसिकता ये देखते हैं कि लता को वो लड़का अच्छा लगता है। शुरू की मुलाकात जब उनकी बुक शॉप पर मुलाकात होती है तभी से वो लड़का अच्छा लगने लगा। लेकिन हमारी पारंपरिक मानसिकता या परंपरा ऐसी है कि लड़की अपनी भावनाओं को खुलकर नहीं कह सकती। उसे डर लगता रहता है कि घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे, घर वालों को पता चलेगा तो हंगामा हो सकता है। इसलिए घर में जो एक खांचा, एक सांचा जो बन जाता है कि उस तरह का ही लड़का ढूंढना है, हिंदू ढूंढना है, बड़ी नौकरी वाला ढूंढना है, बड़े घर वाला, बड़े कुल खानदान का ढूंढना है, तो उसी लड़के को ढूंढा जाता है। और लड़की उस लड़के को नहीं ढूंढ सकती है। लड़की को जो अच्छा लगेगा, जो उसके मन को भाएगा, जो उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, उसे वो अच्छा लगेगा। जैसे लता को अगर ये लड़का कबीर अच्छा लगा था तो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए लगा था कि जब उसका पेपर बिगड़ रहा था तब एकमात्र सहानुभूति कबीर ने दी थी। जबकि घर में आने में उसे ये भी डर लगता था कि माँ ये पूछेगी कैसा पेपर गया है, कितने सवालों का जवाब दिया, पूरा तो लिख दिया था। यानी कि ऐसा नहीं है कि कबीर उसकी असफलता चाहता था। कबीर उसे ये सांत्वना दे रहा था, कोई बात नहीं, अब का बिगड़ गया, अगला ठीक हो सकता है, और हो सकता है जो तुम्हें बुरा लग रहा है वो भी तुम्हारा ठीक ही हो, तो चिंता को ख़त्म करो। हमें एक ऐसा जीवन साथी चाहिए होता है जो उसके दुख दर्द में साथ दे सके, और कबीर उसे ऐसा ही लगता था। लेकिन माँ की जो मानसिकता थी या उसके परिवार की जो मानसिकता थी, परंपराओं की मानसिकता थी, वो कहीं ना कहीं बाधा बन जाती है। एक संपन्न घर का, कुलीन घर का लड़का या लड़की, उसका जीवन साथी चुनने के लिए उसके घर वाले यही चाहते हैं कि संपन्न घराने का और कुलीन खानदान का ही बच्चे का जीवन साथी बने, भले वो दिल से कंगाल क्यों ना हो, संवेदनाओं से विहीन क्यों ना हो, लेकिन जो बाहरी चीज़ें दिखावटी होती हैं वो उन्हें पूरी पूरी चाहिए। ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब जो तुम्हारे डाउट हो वो पूछ सकते हो।